कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि इस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए इतना ये हेल्थ क्राइसिस हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं और ये क्लाइमेट क्राइसिस हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं। अगला कदम हमारे लिए डिस्टर्ब करना होगा। इसी के साथ अंत में जितनी भी ये बातें मैंने बोली इनफिन की तरफ से, हम लोग एक बुकलेट पब्लिश कर रहे हैं। ये बुकलेट आपको बाहर मिल जाएगी प्रेस रूम के बाहर में। इस बुकलेट में आपको इन विचारों के ऊपर और क्लैरिटी से आपको पढ़ना मिलेगा। साथ ही साथ इस बुकलेट को लेकर हमको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रैडिकल एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कॉर्पोरेट से, किसी ट्रस्ट से, किसी एनजीओ से फंडिंग नहीं लेते हैं, और इसलिए ऑल दैट वी डिपेंड ऑन इज इंडिविजुअल्स लाइक यू टू डोनेट टू अस and to make our movement successful. You can help us by getting this magazine and by contributing to us and by helping us spread this movement far and wide. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद क्रांति अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। अब मैं बीएससीएफ की तरफ से रवजोत को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। हेलो, मैं रवजोत हूँ बीएससीएफ की तरफ से। तो सबसे पहले इस पे बात करना चाहिए कि ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज है और जो एयर पोल्यूशन है, ये कितना कंसर्निंग है। 2023 में सिर्फ दिल्ली में ही 17,000 पीपल डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। जो उत्तराखंड में, हिमालयाज में फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वो अब हर साल की खबर बन गई है कि हर साल ये होता ही है। ये कैलेंडर में ऐड हो चुका है। अभी की हाल ही में हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में फ्लड्स आए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन का मात्रा है वो क्रिटिकल पे है। तो हम ये देखने वाली बात है कि ये किसको इफेक्ट कर रहा है। जो गरीब जनता है, जो मेहनत का जनता है, उसको ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। वेयरएज जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, वो अपने घर पर जनता के फंड पर 15 एयर प्यूरिफायर्स लगाता है 5.5 लाख का खर्चा करके। वेयरएज जनता के लिए तो सिर्फ उनके लंग्स ही एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। जब हमने देखा कि छठ के समय पे भी यमुना इतना पॉल्यूटेड है और गरीब जनता को वहां पर छठ मनाना पड़ा, वेयरएज वीआईपी के लिए एक सेपरेट पूल बनाया गया जो यमुना से अलग था, जो यमुना को टच भी नहीं करता था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फार्मर्स को ब्लेम किया जाता है, इस चीज पे पेजेंट्री को ब्लेम किया जाता है कि वो स्टबल बर्निंग करते हैं और उसके वजह से पोल्यूशन होता है। पर सच बात तो ये है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है भी नहीं इस चीज का, और ना ही फार्मर्स को कोई और अल्टरनेटिव दिया जा रहा है इस चीज के लिए। सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना इक्विप्ड नहीं है कि लोग उसको यूज कर पाए। इस चीज में हम ये चीज देखते हैं, जैसे साथी ने बताया कि हसदेव, जिसको लंग्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहां पर 4.5 लाख ट्रीज को काटने का प्रयास किया गया और ये 1760 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन पर करा गया। इसमें से 1742 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट कवर है और उसको नो गो जोन कहा जाता था। इसका मतलब कि वहां पे माइनिंग नहीं की जा सकती है और इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनी को दिया गया, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, सारंगा जो बिहार में है, गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है, साजीमाली, नियमगिरी और माझी माली जो उड़ीसा में है, वहां पर मिलिटेंट स्ट्रगल्स चल रहे हैं जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टू गेट द प्रॉफिट्स, रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्ट्रॉय किया गया और इसके अलावा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कॉन्गो बेसिन को भी ऐसे ही
डिस्ट्रॉय किया गया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो राइजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है ये क्यों हो रहा है। जैसा कि साथी ने बताया कि ये कॉर्पोरेट प्लंडर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है, ये इंपीरियलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। इंपीरियलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कभी भी जनता के हक के लिए काम नहीं करता है, ये इंपीरियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम करता है। और इसमें चाहे रास्ते में आदिवासी आए, जल जंगल जमीन आए, जानवर आए, पेड़ आए, हर चीज को वहां से खदेड़ने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चीज इसमें ये भी देखते हैं कि स्टेट और कॉर्पोरेट्स, दलाल पूंजीपति और स्टेट का जो नेक्सस चलता है वो जल जंगल जमीन को लूटकर इंपीरियलिज्म को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। और इस चीज के लिए अडानी जैसी कंपनियां वर्ल्ड बैंक, IMF से बहुत भारी इंटरेस्ट रेट पर लोन्स लेती हैं। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो अडानी पर इंपीरियलिस्ट लोन का जो मात्रा है वो 10 to 12 बिलियन डॉलर्स है। और ये चीज हम देखते हैं कि इंडिया में लेबर को, रिसोर्सेज को लूट कर जो उसका फायदा पहुंचाया जाता है वो देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड्स के थ्रू, कैपिटल गेन्स के थ्रू होता है। और ऐसी कंपनियां मोस्टली खनिज पदार्थ को खदान करने में और पोर्ट्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करती है, जिससे इंडिया के रिसोर्सेज को बाहर इंपोर्ट किया जाए, बाहर से फाइनेंस कैपिटल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाए और इंडिया का जल जंगल जमीन रिसोर्सेज लेबर को लूट लिया जाए। इस चीज में हम ये चीज देखते हैं कि अगर ये चीज दिक्कत जो हम समझ रहे हैं उसका सलूशन क्या है। उसका सलूशन भी इंडिया के काफी सारे एरियाज में मौजूद है। इंडिया में साउथ बस्तर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जनताना सरकार चलाई जाती है। जनताना सरकार पीपल्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसको हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड लाने की जरूरत है। ये एक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है जो कम्युनिटी बेस्ड है। जैसे कि मैं आपको बस्तर का एग्जांपल दूं तो वहां पर जो वहां की कम्युनिटी है वो इस चीज पर ध्यान रखती है कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स उनके जंगल पे ना आए थ्रू द जनताना सरकार। एंड उसके बाद वो इस चीज पर भी ध्यान रखती है कि जो वहाँ पे महुआ तोड़ा जाता है या फिर जो वहाँ पे तेंदू लीफ तोड़ा जाता है वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। इसके अलावा इसके अलावा वहाँ की जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कम्युनिटी फार्मिंग इनिशिएटिव्स करती हैं। और ये एक ऑल्टरनेट सलूशन है जो जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए उस चीज का। अभी हमने जो देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ था 9 को, उसमें जो स्टेट ने रिप्रेशन किया वो एक नई बात नहीं है, वो एक सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि स्टेट दलाल पूंजीपति के साथ नेक्सस में काम करता है और वो भी इंपीरियलिस्ट लूट को ही सर्व करता है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या चाहे वो CPM की सरकार हो। तो ऐसे में हमने जो अभी देखा कि गोरखपुरा एक विलेज है झारखंड में जहाँ पे 2 साल से मिलिटेंट प्रोटेस्ट चल रहा है अडानी की माइनिंग के खिलाफ, अडानी के माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ, जिसमें 40% फॉरेस्ट लैंड है और इसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो इस पे वहाँ की जनता मिलिटेंटली प्रोटेस्ट कर रही है और हमको शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ मिलकर इस स्ट्रगल में आना चाहिए। और जो ये पोल्यूशन का, इन्वायरमेंटल डैमेज का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे साथी ने बताया डिस्कोर्स, डिस्कशन और जानकारी साझा करने से नहीं होगा। इसमें हमको जरूरत है कि हम अनकॉम्प्रोमाइजिंग और मिलिटेंट मूवमेंट बनाएं और जहां जहां जनता लड़ रही है अपना जल जंगल और जमीन के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। मैं मंच पर प्रशांत भूषण जी को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत शुक्रिया।
यहाँ बैठे सभी साथियों ने हर तरीके की बात करी और मैं भी उसी के सराउंडिंग कुछ बात रखना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर हम डिस्कस करें कि हर बार जब सर्दियाँ आती हैं तो हम देखते हैं एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है और हमारे घर में कॉन्वर्सेशन ज़रूर शुरू हो जाती है कि अरे दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है, क्यों हर बार यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली का नाम क्यों है आपके। तब सरकार हमें तर्क देने की कोशिश करती है कि अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में जो हो रहा है उस वजह से है, पराली जलाए जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी सरकार तो कोशिश करके इसके हाथ में नहीं है। लेकिन जब इस मामले की तह तक जाते हैं तो पहले पता चलता है इसका कंट्रीब्यूशन इतना है नहीं, अगर है कि तो ये जो किसान है जिनको मजबूर करा जा रहा है पराली जलाने में, ऐसा क्यों है? क्या उनको कोई इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ऑन पेपर दिए जा भी रहे तो क्या वो उनके हाथों तक पहुंच रहे हैं? तो पता चलता ही नहीं हो रहा है। उसके बाद हमें जो एक रीजन सामने आता है, जो अलग अलग रिसर्चेस में पता चला है कि सबसे ज्यादा वेहिकुलर पॉल्यूशन है जो अफेक्ट करता है दिल्ली के पॉल्यूशन को। उसमें हम देखते हैं कि ये सरकार तो और आगे निकल गई पिछली सारी सरकारों से। पिछली सरकार ने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करा, एक ऑड इवन नाम की पॉलिसी लाए या ये सब करा, इनको तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं वेहिकुलर पॉल्यूशन को भी डील करते हुए इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हमें फिर एक तर्क सामने आता है कि क्यों हमेशा दिवाली के बाद बहुत ज्यादा हमारे आसपास एकदम वाइट चादर जैसी बिछ जाती है स्मोक की। तो इस बार हम देखते हैं कि ये सरकार फिर आगे निकल गई। रेखा गुप्ता की सरकार जो 5-6 साल से बैन था फायर क्रैकर्स पे, वो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से लिफ्ट ही कर देती है। जो एक घोंसला चलाया जा रहा है ग्रीन क्रैकर्स का, लोगों को इतना बेवकूफ समझा जा रहा है कि कोई भी जलती हुई चीज पहली बार तो ग्रीन कैसे हो सकती है, लेकिन ग्रीन क्रैकर बोल दिया गया कि आप 2 दिन जलाइए 6-6 घंटा, और हम सभी को पता है उसकी सच्चाई क्या है। ना तो वो 6 घंटा चला, ना वो क्रैकर्स ग्रीन थे, ना कभी ग्रीन होंगे। पूरी रात फायर क्रैकर्स जलते रहे और अगले दिन जब हम सुबह उठे हमने देखा हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, और हमारे गले चोट थे, हमारी आंखें वाटरी हैं, और ये तब से लेकर अब तक चल ही रहा है। हम सभी के घरों में कोई ना कोई बीमार है, सुनने में आ रहे हैं बहुत सारे किस्से। खुद मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और बहुत दुखद बातें पता चलती हैं कि कैसे उनकी मदर है जो उनको लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है और साल दर साल वो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और उनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि या तो आप बाहर मत निकलिए सर्दियों में, या फिर इसका मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी जान को खतरा है। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब करती है, टीचिंग में है, तो वो छुट्टियां भी नहीं ले सकती। तो ये मानिए कि हर दिन एक दिल्ली वाला बाहर निकल रहा है अपनी जान का रिस्क जानते हुए। और हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि हमारा संविधान हमें ये बोलता है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 की हम बात करें, राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बहुत फेमस केस है उल्लम गैस लीक का, उसमें ये बोला था कि हर एक भारतवासी का ये फंडामेंटल राइट है कि आपको एक साफ एनवायरनमेंट मिलेगा ब्रीथ करने के लिए। और हम वहां पर आज के दौर में देख रहे हैं दिल्ली में कि वो ओपनली वायलेट करा जा रहा है। हमें सांस लेने तक के लिए हमें एक टॉक्सिक, एक डेंजरस गैस दी जा रही है, जिसमें अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप जो इनहेल भी कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आप मान लीजिए नाक के बराबर है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिटीज नहीं है जो दिल्ली से पहले भी इन प्रॉब्लम से जूझ रही थी और उन्होंने शायद टैकल करा है। तो हमें पता चलता है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम अगर बीजिंग का एग्जांपल उठा के देखें, 2013 में वहां पर इसी मात्रा का पॉल्यूशन था, स्मॉग की पूरी लेयर्स थी, लोगों को विजिबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन वहां पर सरकार ने कोई 5 साल का एक्शन प्लान लिया और 80% तक वहां पर 5 साल बाद जाकर PM 2.5 की लेवल्स रिड्यूस हुई थी।
तो इससे पता चल रहा है ऑफ कोर्स एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज वैसी हो, अगर आपका इंटेंशन वैसा हो, तो ये बिल्कुल डूएबल है। अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग सिटीज ने करके दिखाया है और ये हो सकता है अगर इस सरकार की मंशा है। अब जब ये सवाल लेकर हम उतरते हैं अभी 9 तारीख को हम सभी लोग जो बैठे भी हैं, हम लोग गए थे इंडिया गेट और वो कॉमन सिटीजन्स का एक कॉल था प्रोटेस्ट का, जहां पर सभी लोग आए, पीसफुली असेंबल हुए और ये बोला कि हमें जवाब चाहिए इस सरकार से। वी हैव अ राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर। क्यों हमें ये हवा नहीं दी जा रही है साफ? क्यों हमारी सेहत के साथ, हमारी जिंदगियों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा था, थोड़ी देर चला और उसके बाद हम देखते हैं वही जो हर प्रोटेस्ट में होता है, दिल्ली पुलिस आती है, बुरी तरीके से लाठीचार्ज करती है, मारती है, पीटती है, हमें महिलाओं को अलग बस में डाल दिया जाता है और उसके बाद हमें बताया नहीं जाता हमें कहां लेके जा रहे हैं। ये एक रूल है कि हाँ, सनसेट के बाद महिलाओं को डिटेन नहीं करा जाएगा, अरेस्ट अलग प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इस सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने वो तक नहीं, उसका भी ख्याल नहीं रखा और हमें बसेस में डाल दिया गया। पूछते रहे हम लोग कि क्यों हमें लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो, ये बताओ, वो तक नहीं बताया गया। काफी घंटों बस को घुमाया, फिर पता चला कि हाँ आउटस्कर्ट्स में कहीं नरेला आपको पटक दिया जा रहा है और फिर आप जुगाड़िएगा, आपको यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, हमें फर्क नहीं पड़ता। सुनने में आया माइनर्स को डिटेन कर दिया गया। इतनी शेमलेस ये गवर्नमेंट है कि माइनर्स, बच्चे जो आए हैं बोलने की हमें भी साफ सांस चाहिए लेने के लिए, हमारी तो अभी जिंदगी शुरू ही हुई है, उन तक को डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ एक था 16-17 साल का बच्चा जिसको डिटेन कर लिया गया था, और वीडियोस आए जिसमें 10 साल के बच्चे को डिटेन कर दिया जा रहा है और बोले कि इनको लेके क्यों आए हो प्रोटेस्ट में, एज इफ दे आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दे डोंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। तो इसी सब में उस दिन जो आक्रोश देखने को मिला, उसमें अलग अलग वर्ग से आए थे लोग, अलग अलग स्फीयर्स से आए थे, स्टूडेंट्स थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, सिटीजन्स थे। तो वो एक उम्मीद जगी है सभी के मन में कि इस साल ये बदलाव तो आएगा कि हर साल की तरह दिल्ली वाले बैठेंगे नहीं अपने घरों में और वेट नहीं करेंगे कि कब ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस बार जैसे 9 तारीख को इतनी भारी मात्रा में लोग आए थे, बेखौफ तरीके से आकर सवाल पूछ रहे थे, डिटेन हो गए, उसके बावजूद मारपीट हुई उनके साथ, उसके बावजूद वो वहां डटे रहे। रातों 9-10 बजे तक प्रोटेस्ट चला और अभी भी आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो इंटेंशन उनकी साफ है कि इस बार हम रेजोल्यूशन चाहते हैं, इस बार हम इस सरकार को ऐसे निकलने तो नहीं देंगे, इस बार इस सरकार को बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और अगर नहीं ले सकती निकम्मी सरकार अकाउंटेबिलिटी तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी मीडिया के साथियों से भी यही अपील है कि जो मूवमेंट है क्लीन एयर के लिए, जिसमें पूरा दिल्ली मोबिलाइज हो चुका है, ये अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है और ये सिर्फ शुरुआत है और आप सभी से ये अपील है कि कीप एन आई ऑन इट। आगे भी मूवमेंट अलग अलग फॉर्म्स में चलेगा और बढ़ेगा, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कवरेज की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचने की जरूरत होगी। पाएंगे उसी तरह किस तरह से जो कोयले की खदान है वो अंबानी अडानी को बेचे जा रहे हैं। अभी सबसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि भागलपुर में किस तरह से जो अडानी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपए की लीज में जमीन जो बेच दी जाती है। तो ऐसी तमाम कोशिशें से आप पाएंगे। उसी तरह जब आप दिल्ली में आएंगे तो आप देखेंगे कि हर साल किस तरह जब प्रदूषण का मसला आता है तो एक किसानों का जब ये फसल काटने का जो समय होता है तो ये ब्लेम गेम की शुरुआत होती है, वो ब्लेम किसानों पे डालने की कोशिश की जाती है कि किसानों जो पराली जलाते हैं इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ये जो उसकी तय है उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं करती, वो ये कोशिश नहीं करती एक पॉलिसी लेके आया जाए ताकि इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। वहीं जब आपने देखा कि जनता जब सड़कों पर उतरती है प्रदूषण के खिलाफ तो उनको किस तरह से सड़कों पर घसीटा जाता है, उनको जबरदस्ती
बसों में भरा जाता है और देर रात तक उनको डिटेन करके रखा जाता है। उसी में जो रेखा गुप्ता है वो बेशर्मी तो यहाँ हो जाती है जब वो नकार देती है कि दिल्ली में कोई प्रदूषण ही नहीं है। और सरकार, आप देखेंगे तमाम आंकड़ों के साथ इस सरकार का एक इतिहास रहा है फैब्रिकेशन का, कि आप देखेंगे जब फार्मर सुसाइड की डेटा की बात होती है तो उस डेटा को ही बंद कर दिया जाता है। एनएसएस तो जब न्यूट्रलिटी का डेटा रिलीज करता है उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है। उसी तरह प्रदूषण का डेटा भी इस सरकार के द्वारा उसी तरह फैब्रिकेट करने की कोशिश की जाती है। तमाम जो प्रदूषण के मॉनिटरिंग सेंटर्स थे जो उन पे किस तरह से जो पानी के टैंकर घुमा कर ये कोशिश की जाती है कि जो रियल डेटा है वो बाहर ही ना आए। उसी तरह आप देखेंगे कि वो अपने लिए 15 एयर प्यूरिफायर ऑर्डर कर लेती हैं अपने सेक्रेटरीट में। और जब दिल्ली की जो आम जनता है उसको जब आप देखेंगे कि जो गरीब तबके से वो लोग आते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की झुग्गियों में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि जो लोग हैं वो या तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या बहुत लोग जो रैक पिकिंग जो होती है उसमें सम्मिलित हैं, वो लेबर के तौर पे वहां काम कर रहे हैं। और उनमें आप देखेंगे कि वो गरीब तबके से आते हैं, लेकिन अगर आप उनका कास्ट भी देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग या तो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, मुस्लिम है या दलित है। तो ये आप सीमापुरी में जाएंगे तो एक कि वहां एक कास्ट का भी एंगल है कि इस तरह से कास्ट के साथ साथ क्लास भी एक रोल प्ले करती है कि इस जो प्रदूषण का प्रभाव है उस पे ज्यादा होगा। पहला डिमांड है हमारा कि दिल्ली में जिस तरीके से हर 7 में से 1 मौत का कारण है प्रदूषण है, इसको देखते हुए एक डिजास्टर यहाँ पे घोषित किया जाए नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर। और रेखा गुप्ता जो सीएम है जो कि इस डिजास्टर को रोकने में असमर्थ रही हैं, वो इस्तीफा दें। अगला डिमांड हमारा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रदूषण का कारण है वायु प्रदूषण का कारण यहाँ पे सबसे बड़ा व्हीकल्स है। तो इसको कम करने के लिए सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले और मेट्रो का किराया कम करे और साथ ही साथ बसेस सभी के लिए फ्री करे, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए फ्री में मुहैया कराए और साथ ही साथ बसेस का नंबर इंक्रीज करे। सेकंड जो सबसे बड़ा कॉज है पोल्यूशन का वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो सभी अवैध कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे रोक लगाने के लिए एक जन समिति बनाई जाए। इस जन समिति में छात्र हों, साथ ही साथ इसमें मजदूर हों, प्रवासी मजदूर हों, दिल्ली के नेटिव एग्रीकल्चरलिस्ट्स हों और इन सभी का ये सभी पहले तो एक रिपोर्ट निकालें दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके क्या क्या कारण है, कहाँ से प्रदूषण आ रहा है। और सेकेंडली जो पैमाने हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के उनको इम्प्लीमेंट करें जगह जगह पे, इंडस्ट्रीज में इनको चेक करें और इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट्स को मॉनिटर करें। साथ ही दिल्ली सरकार जिस तरीके से AQI के साथ छेड़छाड़ कर रही है, डेटा गलत कर रही है, डेटा को मैनिपुलेट कर रही है, उसके ऊपर भी ये जन समिति कुछ एक्शन ले और ये जन समिति उसको मॉनिटर करे। अगला जो सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का वो है इंडस्ट्रीज। तो इसको भी जन समिति इसका मॉनिटर करे। पराली बर्निंग का जो फोर्थ बिगेस्ट रीजन है एयर पोल्यूशन का, सरकार एक ऑल्टरनेटिव मुहैया कराए किसानों को, खास तौर पे मिडिल और पुअर किसानों को, छोटे किसानों को। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी तक जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं पराली बर्निंग के वो सिर्फ बड़े किसानों को के लिए अवेलेबल है। तो मिडिल, मध्यम और गरीब किसानों के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट के दौरान 5 इंडिविजुअल्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, 5 इंडिविजुअल्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। 3 इनमें से छात्र हैं जो कि प्रोटेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। 2 लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट से रिलेटेड न्यूज शेयर करने के लिए एफआईआर की गई और एक इंडिविजुअल के ऊपर पीएम मोदी को डिफेमेशन करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर की गई। तो इन 5 एफआईआर को वापस किया जाए। इतने सारे लोग रहते हैं तो उनका पॉल्यूशन व्हीकल का भी और आदमियों का भी सब होता है। अब आप ये बताएं कि सरकार क्या करे जिससे कि ये पॉल्यूशन जो है या तो कम हो जाए या ये खत्म हो जाए। आपके पास अगर कोई बात करना तो ठीक है, विक्टिम हो जाना भी ठीक है, लेकिन सरकार क्या करे जो हम उनको कह सके कि भाई ये काम करो। अब जो आर्टिफिशियल रेन है वो एक कारण है, उससे कुछ हो सकता है,
लेकिन वो फेल हो गए हम लोग। ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग फेल हो गए और रेंज को हम नहीं कर सके। तो आप कोई कारण हो तो उसको कृपा करके बता दे, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। आपने जो बात बोली कि दिल्ली को प्रदूषित करने में ज्योग्राफी का हाथ है, कि कुछ दिन हर साल यही रहता है कि कुछ दिन विंटर्स के मौसम में हम लोग यही महसूस करते हैं कि AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें सच बात यह है कि दिल्ली एक ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे साउथ में विंध्याचल और अरावलीज और नॉर्थ में हिमालय है। तो बेसिकली हमारा जो एयर है ट्रैप हो जाती है, और खासकर PM2.5 टू PM10 जो पार्टिकल्स हेवियर होते हैं तो इसके नीचे की तरफ आते हैं और एक ड्रिफ्ट बनता है जो कि एटलीस्ट 0.5 किलोमीटर गहरा है अपने शैलोएस्ट पोजीशंस के लिए। लेकिन दिल्ली को एक गैस चेंबर बनाने में ज्योग्राफी से ज्यादा लगता है। हम बात कर रहे हैं AQI जो कि 1000 तक जा रहा है। प्रोटेस्ट के अगले दिन 10 तारीख को दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जो AQI था वो 1000 था, शहादरा में 986 था, और बाकी जगहों पे भी 900 और 1000 था, जहाँ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनी अमाउंट ऑफ AQI, एनी लेवल ऑफ AQI above 300 considers it hazardous even to people who are the most robust, even the people who are the most healthy। तो ये हम लोग 300 से बहुत ज्यादा आंकड़े बात कर रहे हैं, 1000 की आंकड़े बात करें, तो इसमें सिर्फ ज्योग्राफी का कारण नहीं है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? हम लोग सभी मानते हैं कि सिस्टमैटिक इशू है, ये एक सरकार या दूसरी सरकार का वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग शॉर्ट टर्म अपनी तरफ से डिमांड्स पेश किए हैं कि किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से यहाँ पे डीपॉपुलेशन करने का कोशिश हो, किस तरीके से यहाँ पे बाकी जो डिमांड्स हैं जन समिति बनाई जाए, वो मॉनिटर करे। लेकिन इनमें से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, इसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक इशू है। ये सिस्टमैटिक इशू से तभी हट सकता है अगर हम लोग ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिस्ट्रक्ट करें और एक नया सिस्टम इसकी जगह पर बिल्ड करें। तो वही इसको आखिर में इसका वही एक सुझाव हो सकता है। फिलहाल एक गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट उसकी जगह ले लेगी, लेकिन वही नीतियां उसकी रहेगी कि फॉरेन पूंजी को भारत में लाया जाए और भारत को जो टेक्नोलॉजी है उसको खुद से जो नेटिव टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करने से रोका जाए, जो कि पिछली हर सरकार करती आई है और बीजेपी सरकार सबसे बेहतर तरीके से कर रही है। ये कोई पॉलिसी फेलियर या गवर्नमेंट नेग्लिजेंस नहीं, अपने आप की पॉलिसी है। तो हम लोग मानते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि सिस्टम चेंज हो। ये दिल्ली के अंदर जो वो पॉपुलेशन है, जो 16 मिलियन हमारा पॉपुलेशन है, जो 16 मिलियन के अंदर हमारे 12 मिलियन हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इसमें 2 मिलियन हमारे पास प्राइवेट कार्स हैं, अगर गवर्नमेंट के आंकड़े की बात किया जाए। ये इसलिए है क्योंकि देश भर में हम लोग देखते हैं कि फॉरेन पूंजी लाने के लिए यहाँ पे कभी हाईवेज बनाया जाता है, कभी यहाँ पे ब्रिजेस बनाया जाता है, कभी डैम्स बनाया जाता है, जिसके लिए एक ऐसे देश में जहाँ पे ज्यादातर संख्या किसानों की है, ज्यादातर संख्या आज भी किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर है, उनसे जमीन छीन ली जाती है और सिवाय यूरोप के जहाँ पे जब किसानों से जमीन छीन ली तो उनके पास इंडस्ट्रीज उनको अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे आज 78 सालों के बाद भी रेवोल्यूशन की यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है और किसानों से जब जमीन छीन ली जाती है तो उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता है इसके अलावा कि दिल्ली और दिल्ली जैसे मेगासिटीज हैं उन्हें फ्लॉप करें, जो छोटा मोटा अपॉर्चुनिटीज हैं अपना अस्थायी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए इन सिटीज में, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे कुछ और के लिए, हमारा जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल है एंटी एनवायरमेंटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि रूरल एरियाज को जहाँ पे हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो रहता है उसको ओवरलुक करता है और सिर्फ डेवलपमेंट इन सिटीज का बात करता है। जब तक ये रहेगा, जब तक इंपीरियल कैपिटल का पेनिट्रेशन रहेगा, तब तक हम लोग यही देखेंगे और आज की सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसका सुझाव हमको नहीं दे पाएगी। इसका सुझाव हमें जलवादी ऑर्गेनाइजेशंस को लाना होगा और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को लाना होगा।